हेलो बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में कॉलॉइड्स के बारे में हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया था। 3 वीडियो इसमें अपलोड हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं दो चीज़ें, है ना। नंबर 1, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है बच्चों, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में हमारे पास 3 मेथड्स है। 3 मेथड से हम कॉलॉइड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 हमारे पास है डायलाइसिस। डायलाइसिस। नंबर 2 है बच्चों इलेक्ट्रो डायलाइसिस, और तीसरा हमारे पास है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये 3 मेथड है जिनके थ्रू हम कॉलॉइड्स को प्यूरिफाई करेंगे। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट मेक्स द कॉलॉइड्स इम्प्योर। कॉलॉइड्स इम्प्योर क्यों होते हैं? ठीक है बच्चों, तो इसमें इनकी इम्प्योरिटीज में 2 मेन फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो बच्चों होता है एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोल रहा हूं, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो भी कॉलॉइड्स प्यूरिफाई इम्प्योर हो जाते हैं। और दूसरा है बच्चों इसमें कुछ सम इम्प्योरिटीज, कुछ और सब्सटेंस है जो कि इनको इम्प्योर बनाते हैं। तो मोस्टली आपको 2 चीजें याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ अदर सब्सटेंसेस की वजह से जो कॉलॉइड सॉल्यूशन होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, और उनको प्यूरिफाई करने के 3 तरीके, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो और छोटे पार्टिकल्स हैं कॉलॉइड्स के अलावा, उनको हमें उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन से बाहर निकालना है ताकि वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डायलाइसिस, है ना, 1 बाय 1। नंबर 1 डायलाइसिस। अच्छा, डायलाइसिस में क्या होता है, यहां पर हम एक मेम्ब्रेन से कॉलॉइडल सॉल्यूशन को पास कराएंगे। ए मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू पास द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो होगा क्या बच्चों, वो जो मेम्ब्रेन का जो पोर है उसका साइज जो है कॉलॉइडल साइज से छोटा रहेगा। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट तो सारे के सारे पास हो जाएंगे, लेकिन कॉलॉइडल सॉल्यूशन उस मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट को कॉलॉइडल सॉल्यूशन से अलग कर लिया। ठीक है, तो यहां पर समझो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और उससे आपको समझ में आ जाए क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो, है ना बच्चों, देखो ये हमारे पास एक, समझो एक बॉटल है और ये मेम्ब्रेन है, ये वाली, दिस इज मेम्ब्रेन। अच्छा, ये मेम्ब्रेन कुछ खास तरह की मेम्ब्रेन होती है। जनरली किसकी बनी होती है बच्चों, पार्चमेंट पेपर और सीलोफेन। पार्चमेंट पेपर एंड सीलोफेन की बनी होती है यहां पर, है ना। तो याद रखना किसकी बनी होती है। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट दोनों डाल देंगे, है ना बच्चों। इस तरह से दिस बिग पार्टिकल रिप्रेजेंट कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और ये छोटे पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोलाइट या इम्प्योरिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसके बाहर हम क्या करेंगे, एक वाटर टैंक लगा देंगे इस तरह से, है ना। और इधर से जो है वाटर का इनलेट रहेगा, ये वाला है ना वाटर, या कोई ऐसा सॉल्यूशन जिससे हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट को या कॉलॉइडल पार्टिकल को प्यूरिफाई करना है। तो दिस इज वाटर इनलेट, और यहां पर बच्चों कहीं आउटलेट रहेगा, आउटलेट, अच्छा आउटलेट, है ना। ठीक है, इधर से वाटर जा रहा है, इधर से वाटर आ रहा है, ताकि हर टाइम क्या रहे, फ्रेश वाटर रहे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है कम से कम रहे, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो होगा क्या बच्चों, क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये कॉलॉइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देगी, बैक कर देगी। लेकिन ये जो छोटे पार्टिकल है ये आसानी से जो है इस मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे और इस सॉल्यूशन में आएंगे, और ये सॉल्यूशन क्या करेगा, उनको बाहर फेंकता रहेगा।
तो होगा क्या, बाद में जब सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोल्यूशन में आ जाएंगे तो अंदर क्या बचेंगे, कोलोइडल बचेंगे। तो इस तरह से कोलैड को हम इस मेम्ब्रेन की मदद से, मेम्ब्रेन की वजह से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डायलाइसिस, है ना। अच्छा, डायलाइसिस का एक सबसे बड़ा यूज है मेडिकल साइंस में, मेडिकल पर्पस, मेडिकल साइंस में, जहां पर हम इसको एक नाम देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। आपने सुना होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। जिन पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, तो उनकी किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती है। तो बच्चों, उनके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रोसेस हम चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं डायलाइसिस या हीमोडायलाइसिस, ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो होगा क्या बच्चों कि जो उनका ब्लड है वो एक तरफ से मशीन के अंदर जाता है, सेम प्रोसेस यहां पर होती है। मशीन के अंदर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उस मेम्ब्रेन में वो ब्लड जाता है और ब्लड से जितने भी इंप्योर चीजें होती है वो सारी सोल्यूशन में निकल जाती है और अगेन वो ब्लड दूसरी तरफ से दोबारा से उस पेशेंट की बॉडी में आ जाता है। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और बार बार जो है शरीर से ब्लड निकल के उस मशीन के अंदर जाता है, प्यूरिफाई होता है और प्योर ब्लड जो है वापस बॉडी के अंदर आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइसिस। और ये किसके लिए यूज होती है, जिनको किडनी डैमेज हो रखा है या जिनकी किडनी नहीं है। तो यहां पर एक ऐसा डायग्राम बनता है, देखो बहुत सिंपल है, सेम टू सेम है ना कंसेप्ट। यहां पर यहां से इनलेट, यहां से आउटलेट, ठीक है। और बच्चों ये क्या रहेगा, ये ब्लड रहेगा, है ना। ये ब्लड हमारे पास, और ब्लड में जो है इम्प्योर सब्सटेंस है, बहुत सारे यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है ना। और यहाँ पर जो है इस तरह का एक सॉल्यूशन रखा होता है, ये वाला। और बच्चों ये एक खास तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हमें इम्प्योर चीज़ें लानी है और उनको बाहर फेंकना है, इस तरह से, है ना। तो बच्चों यहाँ से जो ब्लड है वो इनलेट, यहाँ से ब्लड आउटलेट, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इस तरह की बनी होती है मेम्ब्रेन, सेम टू सेम कंसेप्ट होता है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन से बच्चों क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो इम्प्योरिटीज है वो इस सोल्यूशन में आ जाती है और जो कोलोइडल पार्टिकल है वो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते हैं। इन्हें जैसे हमारे आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन होता है या जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पार नहीं कर पाते हैं, तो वो इसी के अंदर रहते हैं और वापस जो है शरीर में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, बार बार जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलाइसिस, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो बस सिंपल प्रोसेस है, केवल मेम्ब्रेन का आपको ध्यान रखना है, किस चीज की मेम्ब्रेन बनती है उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चल, समझ में बात आ गई। तो बच्चों अब हमारे पास दूसरा है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस इज द लिटिल बिट मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डायलाइसिस। तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस में जैसे नाम से पता लग रहा है बच्चों, इसमें क्या होता कि हम क्या करेंगे, डायलाइसिस में एक थोड़ा सा चेंज करके इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो हमने क्या करना, देखो इलेक्ट्रोडायलाइसिस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोडायलाइसिस सेकंड वाली प्रोसेस है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ये प्लस वाला, और इधर लगा देंगे एक माइनस वाला। प्लस वाले को एनोड, है ना, और इधर है बच्चों कैथोड, ठीक है। अच्छा, अब हम सबको मालूम है जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें प्लस और माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो बच्चों प्लस वाले इलेक्ट्रोलाइट माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और माइनस वाले इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, डायलाइसिस हो रहा है सेम प्रोसेस को थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस में डायलिसिस थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि हमने क्या कर दिया, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवा दिया। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जल्दी से जो है इस सॉल्यूशन में आएंगे, यानी प्यूरिफिकेशन जल्दी प्रोसेस होगा। तो बस केवल डिफरेंस ये है, यहां पर इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, नॉर्मल डायलिसिस में इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते। नॉर्मल डायलिसिस एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है एक फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिए। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं करना है ना, बाकी सब कुछ सेम है। तीसरा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है क्या नाम है इसका, हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसकी बात करेंगे।
यहां पर हम एक स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर यूज करते हैं, स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर, स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर यूज्ड टू प्यूरिफाई द कोलोइडल सॉल्यूशन। द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है बनता कैसे है। तो बच्चों अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही बनता है, लेकिन कुछ हम उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करके उस नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर साइज है उसको रिड्यूस करेंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से हम उसको बनाएंगे, है ना। तो देखो कैसे होता है। तो हमने यहां पर लिया नॉर्मल फिल्टर पेपर। अब बच्चों हम उसको डिसॉल्व करेंगे या सोक्ड करेंगे या हम उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट ही लिख दो हमें, TREAT, है ना। ट्रीट और सोक्ड किसमें? कोलिडन सॉल्यूशन, कोलोडियन सॉल्यूशन। अब सवाल आता है व्हाट इज कोलिडन सॉल्यूशन। बच्चों कोलिडन सॉल्यूशन होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। याद रखना है ना, नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज के 4% सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कोलिडन सॉल्यूशन। और यहां पर इसमें होता है अल्कोहल प्लस ईथर, ध्यान रखना है ना। तो 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर इज कॉल्ड कोलिडल सॉल्यूशन। इसके साथ हमने इसको खूब ट्रीट किया। तो बच्चों इसके साथ ट्रीट करने से एक फायदा ये हो जाता है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी पोर साइज उसका कम हो जाता है, डायमीटर एकदम उसका कम हो जाता है, जिससे कि कोलिडल सॉल्यूशन जो कोलिडल पार्टिकल है वो पार ना हो सके। इतना कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको हार्ड करते हैं, हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। उसके बाद हम इसको करते हैं, ड्राई करते हैं, और जो ड्राई करने के बाद हमारे पास फिल्टर पेपर आता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अभी जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है रेडी है कोलिडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है इस तरह का डिजाइन करेंगे कि इसके अंदर हम जो है कोलिडल सॉल्यूशन डालेंगे। तो बच्चों इस फिल्टर पेपर से केवल और केवल एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ इंप्योरिटीज होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल साइज छोटा होता है, वो निकल जाएंगे, लेकिन जो कोलिडल पार्टिकल्स है वो वहीं रहेंगे। तो इस तरह से कोलिडल पार्टिकल से हम एक्सेसिव इंप्योरिटीज को या इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग कर सकते हैं। बस आपको ये कंपोजिशन का ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोलिडल सॉल्यूशन और अल्ट्रा पेपर क्या। ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कोलिडल सॉल्यूशन होता है वो टू रिड्यूस पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर, ये काम करता है, पोर साइज, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जो है अलग अलग पोर साइज के फिल्टर पेपर चाहिए तब क्या करोगे, तो बच्चों कंसंट्रेशन हम अलग करेंगे, ठीक है। टू चेंज, देखो, टू चेंज द concentration of collodion solution to give different pore size ultra filter paper, ultra ULTRA फिल्टर पेपर, ठीक है। बस ये है। तो अगर हमें अलग अलग ग्रेड के फिल्टर पेपर चाहिए ताकि हम अलग अलग टाइप की इंप्योरिटीज को अलग कर सके, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे। तो भाई इतनी चीजें आपको याद रखनी है, तो नोट करो जरा फटाफट, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या हुआ, क्या काम आता है, बनता कैसे है, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा पास, है ना। चलो अब बच्चों हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिडल सॉल्यूशन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये समझ में आ गया है ना। बस चीजें याद ही रखनी है, मोस्ट ऑफ इसमें थ्योरी है, तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। और देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना। कुछ प्रॉपर्टी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और चौथी हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके केवल नाम देखेंगे कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ये मोस्टली बच्चों सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत कम आएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बस याद रखना है, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ये तो वह फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा अच्छा बच्चों एक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, WERING, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बस इन चारों का आपको नाम याद रखने, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, इनका हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों दूसरी आती है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन MOTI, है ना, ब्राउनियन मोशन। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरा पढ़ेंगे कि क्यों किसी कोलोइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज आता है और उस इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से कोलोइडल प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों ये हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो पहला है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, ब्राउनियन मोशन सबने ऑब्जर्व किया होगा, आपने कभी देखा होगा जैसे सिनेमा हॉल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब लाइट आती है तो पार्टिकल क्या करते हैं, शाइन करते हैं, और वो पार्टिकल कभी इधर यानी एक जिगजैग मोशन होता है उनका। तो ब्राउनियन मोशन यही है, इट इज द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो अभी पार्टिकल यहां है, कभी पार्टिकल यहां चला गया, फिर पार्टिकल यहां आ गया, फिर पार्टिकल यहां चला गया, फिर पार्टिकल यहां आ गया, फिर पार्टिकल यहां चला गया, फिर पार्टिकल यहां आ गया। तो बच्चों ये जो जिगजैग मोशन हो रहा है इस कोलोइडल पार्टिकल का, ये है हमारे पास जो है ब्राउनियन मोशन, सिंपल सी बात है। दूसरा होता है कि ब्राउनियन मोशन क्यों होता है, ठीक है। तो जो ब्राउनियन मोशन होता है बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई कोलोइडल पार्टिकल है, तो डिस्पर्स पार्टिकल इस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, डिस्पर्स पार्टिकल, है ना, क्योंकि ये जो हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल है वो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स है। तो डिस्पर्स पार्टिकल जब इस पर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो कभी इधर, फिर यहां से फोर्स लगेगा तो फिर ये इधर, फिर यहां से फोर्स लगेगा फिर ये इधर। तो इस तरह से डिस्पर्स पार्टिकल के अनबैलेंस फोर्स की वजह से इसका जो ब्राउनियन मोशन होता है यानी जिगजैग मोशन होता है वो इसलिए होता है। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब बच्चों ये भी बोला जाता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल की या जो कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी है वो काफी हद तक जो है ब्राउनियन मोशन की वजह से है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर पार्टिकल लगातार मूव करता रहेगा तो कभी भी वो सेटल डाउन नहीं होगा, और जब वो सेटल डाउन नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल रहेगा। क्योंकि अगर सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए इसका मतलब स्टेबिलिटी खत्म। जब तक वो घूम रहे हैं
तब तक वो स्टेबल है। तो ये जो घूम रहा है इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास ब्राउनियन मोशन के बारे में। और देख लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है तो। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और चीज है ना, जो ब्राउनियन मोशन होता है वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है और डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो बच्चों, अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा तो मोशन जल्दी होगा, यानी वो फटाफट जिगजैग मोशन करेगा। और अगर बच्चों विस्कोसिटी बढ़ती है इस डिस्पर्जन मीडियम की तो मोशन कम होगा, और विस्कोसिटी कम होगी तो सीधी सी बात है मोशन बढ़ेगा। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना, छोटा पार्टिकल, कम विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, इंक्रीज ब्राउनियन मोशन। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं डिक्रीज साइज एंड डिक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज ब्राउनियन मोशन। बस इतनी चीजें पढ़नी है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, है ना। दूसरी हमारे ना, दूसरी क्यों, तीसरी हो गई है ना। हाँ, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, है ना। अच्छा, टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में, ये हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, जब हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट पास करवाते हैं तो जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटरिंग करने की वजह से एक लाइट का पाथ हमें दिखता है। यहां से हमने लाइट एंटर करवाई, ये टॉर्च भी बना देते हैं, है ना, इधर से। ठीक है, ये टॉर्च हो गई, ये लाइट और ये लाइट। तो बच्चों देखो, जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होगा, ये वाला, ये लाइट का पाथ है, दिस पाथ विल बी विजिबल, आपको लाइट दिखेगी। जस्ट लाइक जब आप सिनेमा हॉल में बैठे होते हो, मल्टीप्लेक्स में बैठे होते हो, तो ऊपर से एक लाइट आती है तो आपको दिखता है लाइट का पाथ, है ना। तो लाइट का पाथ क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट के पाथ में आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, और वो लाइट स्कैटरिंग होने की वजह से ही हमें उस लाइट का पाथ दिखता है। अगर बच्चों इसकी जगह हम कोई ट्रू सॉल्यूशन लेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी लाइट का पाथ हमें नहीं दिखता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए लाइट का कोई भी पाथ नहीं दिखता। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसीलिए हम इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में गिनते हैं। समझे मेरी बात? ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन है कि जो जो कोलोइडल पार्टिकल है वो किस कलर का दिखता है। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आता है, ये हमारे पास लेंस है, ये लाइट आई, है ना। अच्छा, ये इधर और ये इधर, इस तरह से कुछ बनता है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये कोलोइडल पार्टिकल का पाथ एकदम आपको दिखेगा, दिस इज कोलोइडल पार्टिकल, दीज आर अगेन कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, यहां पर भी एक कोई पार्टिकल है और डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर से है। अगर हम बिल्कुल ट्रांसमिटेड लाइट को देखेंगे तो या तो ये जो सॉल्यूशन हमें क्लियर दिखेगा या हमें ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम इस पार्टिकल को राइट एंगल से देखें, यहां से देखें बच्चों, तो यहां से जो ये पार्टिकल है ये हमें ब्लूइश दिखेगा, थोड़ा ब्लूइश, क्योंकि क्या होता है जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है उससे कम वेवलेंथ को ये क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। ठीक है, तो जो स्कैटरिंग वेवलेंथ है वो अलग है और जो ऑब्जर्व यानी जो हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ है वो अलग है, तो इसीलिए हमें जो है पार्टिकल ब्लूइश दिखता है। तो बच्चों जो हमारे स्काई का जो कलर होता है वो जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं उनके लाइट के स्कैटरिंग वजह से ही होता है, तो वो बिल्कुल टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है। ठीक है, यहां से देखने में दिखेगा राइट एंगल में, इधर से लाइट आ रही, इधर से देखने में दिखेगी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज सिंपल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है,
अच्छा, अब एक सवाल आता है कि क्यों कोलोइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। तो यहां पर जो है टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए या लाइट स्कैटरिंग करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोलोइडल सॉल्यूशन की। देयर आर टू मेन प्रॉपर्टी। एक तो होनी चाहिए बच्चों जो साइज ऑफ पार्टिकल है, साइज ऑफ पार्टिकल इज नॉट टू स्मॉल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ से जो इस पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटा होगा तो कभी भी वो लाइट को स्कैटरिंग नहीं कर पाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम should be much greater, ठीक है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम बोल सकते हैं डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में। और जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा सा नहीं होना चाहिए, लगभग लाइट से, यानी इतना छोटा ना हो कि वो स्कैटर न करे, इतना हो कि वो स्कैटर कर सके। इसलिए कभी ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करते हैं, हमेशा कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके टिंडल इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिग्मॉइड। उन्होंने टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे एक माइक्रोस्कोप तैयार किया जिसका नाम है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। है ना। और बच्चों अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दो काम करता है यहां पर। एक तो वो कोलोइडल पार्टिकल को काउंट कर सकता है, टू काउंट कोलोइडल पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं उसको काउंट कर सकता है। और दूसरा बच्चों जो कोलोइडल पार्टिकल से टोटल जो वेवलेंथ स्कैटर्ड हो रही है उसको मेजर कर सकता है। टू मेजर वेवलेंथ ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये दो काम कर सकता है हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो जो है पार्टिकल के साइज को कभी भी मेजर नहीं करता, यानी एवरेज साइज को मेजर कर देगा लेकिन जो एग्जैक्ट पार्टिकल साइज है उसको कभी भी मेजर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये दो काम हमारे कौन करता है बच्चों, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं चौथी कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हाँ यस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, सब जानते हैं ना। कोलोइडल पार्टिकल पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। एक मिनट है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, हम ये जानते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दे हैव चार्ज, दे आर चार्ज, ठीक है। और जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो चार्ज होता है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव होता है। तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव
चार्ज एक्वायर्ड बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, और बच्चों इसी चार्ज की वजह से जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबिलिटी शो करते हैं। दे आर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कोलोइडल पार्टिकल है, तो बच्चों इसके ऊपर या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या तो एक नेगेटिव चार्ज होगा। मान लीजिए कोलोइडल ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा अगर सेम कोलोइडल पार्टिकल है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो दोनों अलग अलग रहते हैं, तो दोनों कभी भी कोलाइड नहीं होंगे या कोगुलेट नहीं होंगे, तो हमेशा सॉल्यूशन में दोनों सेपरेट रहेंगे। तो सेपरेट क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके बीच रिपल्शन था, और रिपल्शन क्यों था? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज था। अगर बच्चों ये चार्ज हट जाएगा तो दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। देखो, अगर चार्ज हट जाएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स हो जाएंगे और बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, और जब बड़ा पार्टिकल बनेगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, यानी वो बॉटम पे आ जाएगा, और जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन था वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, और बच्चों वो जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन कौन से ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात। एक चीज आपको और समझना है कि जब किसी कोलोइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है बच्चों, तो उसके जो डिस्पर्जन मीडियम है, उसके चारों तरफ जो डिस्पर्जन मीडियम है उस पर हमेशा अपोजिट एंड इक्वल चार्ज होगा। ध्यान रखना बच्चों, है ना। अगर कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हैं तो डिस्पर्जन मीडियम में कौन से चार्ज होंगे? माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर बच्चों कोलोइडल पार्टिकल जो है नेगेटिव चार्ज वाले हैं तो उसके डिस्पर्जन मीडियम में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। समझे मेरी बात? इतना ध्यान रखना आपको ना, अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। समझ गए बात मेरी? तो अब हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे कि कौन से सॉल्व में कौन सा चार्ज होता है और ये चार्ज आखिर कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर क्यों आया है। ठीक है बच्चों, चलो कहां गया भाई? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से पॉजिटिव सॉल्व है, यानी पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल है, कौन कौन से नेगेटिव सॉल्व है। तो हम यहां पर बात करेंगे पॉजिटिव कॉलॉइड्स। ठीक है भाई, यानी वो कॉलॉइड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां पर हैं नेगेटिव कॉलॉइड्स। ठीक है बच्चों, चलो तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि कई बार जो है ये पूछा जाता है कि कौन कौन से कॉलॉइडल। तो नंबर पहला है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों मेटल के हाइड्रोक्साइड जो है पॉजिटिव कॉलॉइड्स होंगे, जैसे हमारे पास है FeOH3, AlOH3, CrOH3। ठीक है, या हमारे पास कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड जो भी सॉल्व बनाएंगे उनमें हमेशा क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हम लिखेंगे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन से होंगे? सेम मेटल Fe2O3, तो XH2 हाइड्रेटेड कर लिया मैंने इसको, है ना। तो ये भी जो है पॉजिटिव वाले होंगे। उसी तरह Cr2O3 पॉइंट XH2O, Al2O3 पॉइंट XH2O। ठीक है, सिंपल सी बात है। तीसरा बच्चों आता है इसमें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो सॉल्व होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव सॉल्व होगा। टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, चौथा आता है बेसिक डाई, बेसिक डाइज।
जैसे यहां पर आता है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया पूरा हमारे पास, है ना। नेगेटिव सॉल्व की बात करें तो मेटल्स के सॉल्व हमेशा नेगेटिव होंगे, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। ठीक है, सारे। दूसरा आता है बच्चों मेटल के सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स जैसे हमारे पास है AS2S3, है ना, CDS, ठीक है, SB2S3, मेटल के सल्फाइड। यहां पर बच्चों बेसिक डाई है, तो इधर आता है एसिडिक डाई, है ना, एसिडिक डाइज, जैसे कॉन्गो रेड एंड इओसिन। ठीक है, अच्छा। कुछ हमारे पास जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, ठीक है, और हमारे पास हो गया गम। तो इनके जो सॉल हैं वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव सॉल होंगे। तो मेटल सल्फाइड, एसिडिक डाइज, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और कुछ रह गया इसमें, देखते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, हाँ, एसिडिक डाई, स्टार्च, गम, जिलेटिन, हाँ, एक और इसमें चारकोल सॉल, तो ये नोट करो जरा फटाफट, है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था, है ना। हीमोग्लोबिन, बेसिक डाई, मिथाइल। ठीक, नोट करो जरा फटाफट। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि कौन कौन से सॉल्व किस तरह के चार्ज पार्टिकल को अपनी सरफेस पर रखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है कोलोइडल पार्टिकल एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है हाउ द चार्ज ओरिजिनेट इन द कोलोइडल पार्टिकल, ये हो गया। चलो, तो अब बात करते हैं कि चार्ज कैसे आता है इन कोलोइडल पार्टिकल पे। बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो है बच्चों प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम। तो हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, there are various theory but the important theory is adsorption of charge from medium। और कौन सा मीडियम बच्चों, डिस्पर्जन मीडियम, है ना। चलो डिस्पर्जन मीडियम लिख देते हैं। तो डिस्पर्जन मीडियम से जो कोलोइडल पार्टिकल है वो चार्ज को एड्सॉर्ब कर लेता है, यानी अपने ऊपर रख लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। एड्सॉर्ब मतलब सरफेस पर वो एडहियर हो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको। अब चलो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए हम अगर KI पोटेशियम आयोडाइड को AgNO3 में, देखो मैं यहां से यहां एरो कर रहा हूं, पोटेशियम आयोडाइड मिक्स्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और बच्चों यहां पर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस है, तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व मिलेगा, है ना, सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व मिलेगा। तो अब बच्चों सिल्वर आयोडाइड के ऊपर जो है कौन सा चार्ज आएगा, सिल्वर प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा, देखो प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिल्वर आयन एक्सेस थे। तो अब हम इस सॉल्व को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल हुआ, और इसके ऊपर बच्चों इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज कौन से होंगे, सिल्वर आयन के होंगे। तो अगर इस पार्टिकल को मैं डिस्पर्जन मीडियम में रखता हूं, तो बच्चों डिस्पर्जन मीडियम में कौन सा चार्ज आएगा, उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहां पर कौन सा है, नाइट्रेट आयन, इस तरह से। तो इसको मैं टोटल जो है
सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और बाहर मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, AgI, यहां पर Ag प्लस और यहां पर NO3 माइनस। इतना हिस्सा डिस्पर्जन मीडियम को और इतना हिस्सा डिस्पर्स फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज, ठीक है। उल्टा कर देते हैं, देखो एक बार, अगर हम जो है AgNO3 को KI सोल्यूशन में डालते हैं, AgNO3 इंटू KI सोल्यूशन, यहां पर KI एक्सेस है, तो बच्चों अगेन हमें AgI का सॉल्व मिलेगा। लेकिन इस समय जो है I माइनस आयन इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, यानी इस समय जो हमारा AgI है वो इस समय नेगेटिव सॉल्व की तरह काम करेगा। ध्यान रखना है ना, कई बार पूछा भी जाता है क्या चीज किस में डाली है, नेगेटिव सॉल्व। तो डिस्पर्जन मीडियम में पॉजिटिव सॉल्व पॉजिटिव आयन कौन से रहेंगे, K प्लस। समझे मेरी बात। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, AgI, इधर I माइनस और इधर K प्लस। दिस इज डिस्पर्जन मीडियम, दिस इज डिस्पर्स फेस, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक और देख लेते हैं, FeCl3, फेरिक क्लोराइड को हमने डाला वाटर में, ठीक है। तो हमें क्या मिला बच्चों, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व मिला, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है फेरिक आयन पॉजिटिव की फॉर्म में लग जाएंगे, 3 पॉजिटिव है ना ये, इस तरह से, ठीक। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये FeOH का होल थ्वाइस एंड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। और बच्चों हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, पॉजिटिव सॉल्व हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम FeCl3 में FeCl3 को डालें NaOH में, तो इस समय भी हमारे पास FeOH3 का सॉल्व बनेगा, लेकिन इस समय जो एड्सॉर्ब होने वाले आयन होंगे वो होंगे OH माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास FeOH3, ये पार्टिकल हो गया और इसके ऊपर ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। और हमारे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव, बस इस तरह दिखाना। तो ये कई बार पूछा जाता है कि किस सॉल्यूशन को किस सॉल्यूशन में डालने से कौन सा सॉल्व बनेगा और उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। तो बच्चों देख लो, उसको नोट कर लो फटाफट, कौन सा सॉल्व बनेगा और कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये इन सब पे डिपेंड करेगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है। और थ्योरी है एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम द मीडियम, मीडियम से इसने चार्ज लिया है, ये मीडियम था, ये मीडियम था, ये मीडियम था, ये मीडियम था, ठीक है। चलो तो इसको फिनिश करें। तो इतना हो गया, है ना। अच्छा चलो, ये हो गया आपका, है ना। अच्छा यहां पर जो है हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो गया पूरा, है ना। अच्छा अब बच्चों बात करते हैं, हमारे पास जीटा पोटेंशियल, है ना, जीटा पोटेंशियल, इतना हो गया। चलो अब यहां पर एक चीज और आपको सीखनी है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, ठीक, और जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज जीटा पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। जब भी हम किसी कोलोइडल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा करते हैं, देखो AgI ऐसा है, और बच्चों AgI और उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं I माइनस, ऐसा है। इसका मतलब AgI का जो कोलोइडल पार्टिकल है उसके ऊपर I माइनस क्या है, आयन एड्सॉर्ब है, यानी ये माइनस या नेगेटिव सॉल है, ये तो या ऊपर लिखते हैं इसको, ठीक है, नेगेटिव सॉल,
नेगेटिव सॉल्व, ठीक है। अच्छा, जब सॉल्व नेगेटिव होता है तो उसका जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो बोलने का मतलब है कि यहां पर एक और लेयर होगी जिस पर कि के पॉजिटिव होगा, ये तो हुआ। ये बच्चों क्या है, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्ज फेज, और ये है बच्चों डिस्पर्जन मीडियम, ये तो हुआ ना डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक लेयर से सेपरेट होते हैं। तो बच्चों इस लेयर पर जितना पोटेंशियल होता है, द पोटेंशियल इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। बस, तो जहां पर हम प्लस और माइनस चार्ज को सेपरेट करते हैं, दोनों के बीच एक लेयर बनती है, उस लेयर पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, यहां पर बच्चों देखिए ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है या ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर, यानी ये पार्टिकल के साथ ही चलती है, माइनस वाला है ना, पार्टिकल के साथ ही चलती है, लेकिन इसके चारों तरफ एक लेयर और है जो किसकी है, पोटेशियम की है, ये वाली लेयर। तो बच्चों ये वाली लेयर है, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन लेयर, डिफ्यूजन लेयर, ठीक है। तो फिक्स लेयर जो हमेशा पार्टिकल के साथ ही रहती है, और बीच में जो पोटेशियम आयन है वो क्या है बच्चों, एक डिफ्यूजन लेयर में है, ठीक है। और यहां पर जो है एक तरह का इलेक्ट्रिकल बाइलेयर कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रिकल बाइलेयर, ठीक है। उसको एक साइंटिस्ट का नाम है, मैं बता दो, हाँ, हेल्महोल्ट्ज लेयर है ना। दिस इलेक्ट्रिकल बाइलेयर, इलेक्ट्रिकल बाइलेयर इज कॉल्ड हॉल्ट्ज, है ना, क्या नाम है इसका, हाँ, ये हेल्महोल्ट्ज बाइलेयर, ये वाली, ये दोनों है ना। तो बस ये ध्यान रखना आपको, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, डिफ्यूजन लेयर क्या होती है, फिक्स लेयर क्या होती है, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज बाइलेयर कौन सी होती है, ठीक है। तो ये काम है इसका, इतना। चलो अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस। टाइम कितना हुआ, 47, खत्म करते हैं इसको, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सिंपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक, हम सब लोग जानते हैं जो कर्डल पार्टिकल होते हैं वो तो अदर माइनस चार्ज होता है या प्लस चार्ज होता है। तो बच्चों अगर हम कर्डल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कर्डल पार्टिकल होते हैं वो किसी एक रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होंगे। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कर्डल पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सीधी सी बात है, हम लिखेंगे माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, migration of colloidal particles toward respective electrodes under influence of electrical field is called electrophoresis, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, देखो ये यहां पे एक इलेक्ट्रोड डाला और यहां पे भी हमने एक इलेक्ट्रोड डाला, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोड प्लस, यहां पर इलेक्ट्रोड माइनस, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, ठीक है। और यहां पर हमने ये सारे क्या भरे, कोलोइडल पार्टिकल भरे, ठीक है बच्चों, है ना। अच्छा, अगर कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो कोलोइडल पार्टिकल जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, ये तो हुआ। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर वोल्टेज दी तो यहां पर माइनस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। मान लिया जाए कि कोलॉइड जो है प्लस चार्ज वाले हैं, सारे के सारे कोलॉइड क्या हैं,
प्लस चार्ज वाले हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये कॉलोइडल पार्टिकल जो है इस सॉल्यूशन यानी इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ये तो हुआ ना। तो ये तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस से, मूवमेंट ऑफ या माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, कॉलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इन द या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रूफ करता है कि कॉलोइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है। अगर बच्चों कॉलोइडल पार्टिकल पर चार्ज नहीं होता तो कभी भी इनका माइग्रेशन पॉसिबल नहीं था। तो होगा क्या बच्चों कि जब सारे के सारे पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जमा हो जाएंगे। तो मान लीजिए सारे पार्टिकल यहां जमा हो गए, तो बच्चों क्या होगा कि दे गेट न्यूट्रलाइज, उसके बाद ये चार्ज न्यूट्रलाइज जाएगा। और जब कॉलोइडल पार्टिकल पर चार्ज न्यूट्रलाइज होता है तो ये प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। और कोगुलेट होने के बाद क्या हो जाएंगे, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि पार्टिकल्स पहले क्या करेंगे, मूव करेंगे किसी इलेक्ट्रोड की तरफ, उसके बाद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होगा, जब उनके ऊपर का चार्ज खत्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, सबके सब मिलेंगे और कोगुलेट होकर बड़े पार्टिकल बना लेंगे और क्या हो जाएंगे, बॉटम पर बैठ जाएंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया है ना। चलो, एक और यहां पर टर्म्स आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, अच्छा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का मतलब होता है कि माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्जन फेज पार्टिकल। उल्टा हो गया भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो किसके पार्टिकल माइग्रेट हो रहे थे, डिस्पर्स फेज के। यहां पर जो है माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स, क्योंकि डिस्पर्जन फेज जो पार्टिकल्स है उनमें भी जो है चार्ज है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो उनका माइग्रेशन अगर होता है किसी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और बच्चों जब ये माइग्रेट करते हैं तो ये कॉलोइडल पार्टिकल के माइग्रेशन को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे या स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये जा रहे हैं दूसरी तरफ ये जा रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट होंगे। इस तरफ अगर जो है कॉलोइडल पार्टिकल जाएंगे तो इस तरफ क्या जाएंगे, यानी डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल जाएंगे। और जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हाइंडर करेंगे, यानी एक दूसरे के माइग्रेशन को कम करेंगे। लेकिन हमें अगर कॉलोइडल पार्टिकल का माइग्रेशन देखना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्जन फेज मीडियम पार्टिकल विल माइग्रेट, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स विल माइग्रेट टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड and charge will be neutralized, they get collide with each other and stability will be lost। तो बच्चों ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल। तो समझ में आ गया? जहां समझ में ना आया मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक और वीडियो उसमें और बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।